जी जनाब। तो जब हम इस इक्वेशन में सिंप्लीफाई करेंगे तो एनर्जी जूल्स में आएगी। उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करके जो भी एनर्जी आएगी फोटोन की, आप कह सकते हैं कि ये इतनी एनर्जी है। वो उमूमन 0.55 का आधा होता है, वही वाला 0.55 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हाफ आ जाता है तकरीबन। तो हम कहेंगे कि ये फोटोन, मिनिमम एनर्जी के फोटॉन्स जो पैदा होंगे एनिहिलेशन में, उनका आ जाएगा। तो यहाँ इस फिनोमिना के बताने की वजह ये थी कि दिस वन इज अ क्वांटम फिनोमिना, और इसने क्लासिकल फिजिक्स की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। यानी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इससे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को मास में ही तब्दील करने की बातें हो रही हैं। एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को एनर्जी में ही कन्वर्ट करने की बात हो रही है। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि नहीं जनाब, एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, और फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो भी तब्दील हो गई। अब क्या कहेंगे हम फिजिक्स की डेफिनेशन को? अब हम कहेंगे द फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज in which we discuss matter, energy and their conversion। मैटर को डिस्कस करते हैं, एनर्जी को डिस्कस करते हैं, और इनके आपस में कन्वर्जन को डिस्कस करते हैं। यानी आप ये नहीं कहेंगे क्लासिकल फिजिक्स की तरह। सर पहले क्या डिफिनेशन था सर प्रैक्टिकल का? पहले लास्ट की लाइनें नहीं थी, और क्या कहते थे कि एनर्जी और मास को डिस्कस करते हैं दोनों को, लेकिन एनर्जी मास का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। शुरू में मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? एनर्जी एंड मास दोनों डिस्कस होती हैं, एंड दे आर कन्वर्जन, और उनका आपस में एक दूसरे में तब्दील होना भी डिस्कस करते हैं। अब ये फिजिक्स की डेफिनेशन हो गई। अब अगर आप इस दौर में फिजिक्स में सिर्फ एनर्जी मास के डिस्कशन को कहेंगे तो पूरी नहीं होगी डेफिनेशन, बल्कि क्या होगी? द ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच वी डिस्कस द एनर्जी मास एंड देयर इंटर कन्वर्जन, एक दूसरे में तब्दील होना, ये भी फिजिक्स में ही डिस्कस होगा। अब क्लासिकल की बातें तकरीबन ख़त्म की तरफ गई। अब जिस दौर में हम हैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश में। अब आपके लिए और कुछ चीज़ें बिल्कुल नई आएंगी, जिनकी सोच भी बिल्कुल नई है। पहले आज मैं इस चैप्टर को इख्तिताम कर लेता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह कल जब हम बात करेंगे तो एक नया चैप्टर और एक नया अंदाज आपके सामने आ जाएगा खुद ही। क्या है? अब सवाल ये पैदा हुआ कि भाई इस बात का फैसला करो कि एनर्जी और मास, ठीक है, मास यानी एनर्जी के हवाले से बात कर रहे हैं कि एनर्जी पार्टिकल नेचर रखती है या वेव नेचर रखती है। अब फैसला कर लो। यानी क्लासिकल वाले आखिरी सांसें ले रहे हैं, कहते हैं चलो फैसला कर लेते हैं। उन्होंने भाई अब फैसला करने की क्या बात है? आप देख रहे हो कोई फिनोमेना आ रहे हैं, 3 फिनोमेना आपके सामने। कॉम्प्लेन इफेक्ट हो रहा है, पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, पेयर और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, और सब के सब पार्टिकल नेचर से हैं, तो यकीनन एनर्जी पार्टिकल नेचर रखती है। उन्होंने कहा अच्छा चलो मान लेंगे हम तुम्हारी बात। जरा ये तो बताओ इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है, ये तो बताओ डायफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। ये वे फिनोमेना है प्योरली, लाइट का इंटरफेरेंस, लाइट का डायफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन, इन सब चीजों को भी तो एक्सप्लेन करो। इनको तो आप थ्योरी, वेव थ्योरी से, कंटिन्यूटी की थ्योरी से एक्सप्लेन कर रहे हो। सर आवाज नहीं आ रही मेरी। यानी एनर्जी पार्टिकल अगर तस्वुर कर लें तो आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन करो जिसमें वेव फिनोमेना सामने आ रहे हैं, यानी इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। कैसे करेंगे?
और अगर आप उनके लिए क्लासिकल फिजिक्स को कर रहे हैं, वेव थ्योरी को कर रहे हैं, तो क्वांटम थ्योरी वाले कहते हैं अच्छा चलो फिर तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसको बयान कर लो। आसान लफ्जों में एक ऐसी जगह आके फंस गए हैं हम कि जब हमें इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इन सब की बात करनी होती है तो एनर्जी को वेव नेचर ले रहे हैं, और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन की बात करनी है तो हम एनर्जी को पार्टिकल नेचर ले रहे हैं। तो भाई कोई एक फैसला करो, या तो पार्टिकल नेचर या वेव नेचर, ये क्या बार बार आप इसको कहीं अब कुछ कहीं कुछ। तो साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए उस वक्त एक बात कही। उन्होंने कहा एनर्जी डुअल नेचर है। डुअल नेचर, दोहरी नौइयत है। वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है और एज अ वेव भी बिहेव करती है। जब एनर्जी वेव की तरह बिहेव करती है तो हमारे सामने इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और इस किस्म के फिनोमेना आते हैं। और जब ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो क्वांटम फिनोमेना सामने आते हैं, यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एम्पीयर प्रोडक्शन वगैरह। तो हमारे लिए यही बेहतर है कि हम एनर्जी को डुअल नेचर ले लें। कुछ लोगों ने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है, एनर्जी को कौन बताएगा तुम यहाँ पार्टिकल बन जाओ, तुम यहाँ वेव बन जाओ, जहां मर्जी आए वहां वो नेचर ले ली। तो इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दी गई। उन्होंने कहा देखें, जब भी कभी एक कॉइन आपके पास होता है, सिक्का, कॉइन, तो हमेशा उसके दो फेसेस होते हैं, एक हेड, एक टेल। लेकिन किसी एक कॉइन के आप दोनों फेसेस को एक साथ नहीं देख सकते। जब आपके सामने हेड होगा तो उसका टेल मौजूद है, लेकिन वो आपकी नजरों से ओझल है। और जब आप उस कॉइन के टेल को देख रहे होंगे तो हेड मौजूद है, लेकिन वो आपकी नजरों से ओझल है। बिल्कुल इसी तरीके से एनर्जी भी दो फेसेस रखती है, हेड एंड टेल की बजाय पार्टिकल एंड वेव। जब किसी फिनोमेना में आप उसका वेव नेचर देख रहे होंगे तो आपको पार्टिकल एस्पेक्ट नजर नहीं आएगा, और जब किसी फिनोमेना में आप उसका पार्टिकल एस्पेक्ट देख रहे होंगे तो वेव मौजूद होगा लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। इस तरह ये तकरीबन 1924 के लगभग एनर्जी को डुअल नेचर तस्लीम कर लिया गया। यानी हमारे चैप्टर का इख्तिताम एनर्जी के डुअल नेचर पर ख़त्म होता है। आसान लफ्ज़ों में, यानी पहले एनर्जी क्लासिकल थ्योरी के लिहाज से वेव थी, मैटर से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन फिर क्लासिकल का फेलियर हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वजाहत नहीं हुई, लॉस डिस्टर्ब होने लगे, तो प्लैंक्स ने एक फॉर्मूला दे दिया, उससे सारा मसाइल हल हो गए। लेकिन उसकी थ्योरी में एनर्जी को पार्टिकल नेचर बना दिया गया, जो कोई तस्लीम नहीं कर रहा। फिर हमने कुछ फिनोमेना 1918 में बनाए तो पता चला कि वो तो सिर्फ क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकते हैं। अब एनर्जी की दो नेचर सामने आने लगी, कहीं वेव कहीं पार्टिकल। तो लास्ट में आके ये तय पाया कि एनर्जी को डुअल नेचर ले लिया जाए। डुअल नेचर एज वेल एज वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। इस तरह हमारी कहानी जो है वो पहले चैप्टर के इख्तिताम पर एनर्जी के डिस्कशन पे गुजरी और उसे डुअल नेचर सपोज कर लिया है। अब एक नई कहानी शुरू होती है, चैप्टर नंबर 2। इंशाल्लाह कल हम उसके ऊपर सर 11:30 पे मैथ्स की क्लास है। जी खत्म कर रहा हूँ।
कल इंशाल्लाह हम अपने सेम टाइम के ऊपर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको आज यहीं तक रखें। कोई और क्वेश्चन अगर आपके जहन में होगा तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप उसके ऊपर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।